तो कैसे हैं आज आप लोग? आज का जो हमारा माहौल है वो 2 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला है कि व्हेन एंड हाउ टू रिड्यूस योर होम लोन बर्डन। समझ में आ रहा है? होम लोन बर्डन। अब होम लोन कब बर्डन बन जाता है? जब आपने देखा होगा कि भाई पहले हमने जब होम लोन लिया होता था, पहले जो रेट्स हुआ करती थी, इंटरेस्ट रेट्स, वो 6 या 6.5% के आसपास की रेट्स हुआ करती थी। लेकिन आज आप देखोगे आरबीआई ने काफ़ी सारी रेपो रेट्स बढ़ा कर आज की जो होम लोन की जो मिनिमम जो रेट है वो 8.5 से लेकर शुरू होती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है? आपने जो टेन्योर लिया होगा वो 10 ईयर्स, 15 ईयर्स या 20 ईयर्स का टेन्योर लिया होगा, लेकिन जब हम पेमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं, जब ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, तो एक्चुअल इसका इम्पैक्ट डबल टाइमिंग का आता है। तो यहीं पे हमारा कैलकुलेशन शुरू होता है, जिसको कहते हैं कि हमें होम लोन पार्शियली पे करना चाहिए, कब पे करना चाहिए, कैसे पे करना चाहिए, जिसके बारे में आज 4 फेजेस में आपको बताने वाला हूं। तो आप इसमें एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी और बहुत सारे कैलकुलेशंस पता चलेंगे, जिससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तो मेरा नाम है सी अभिषेक, आप ट्यून इन है द वेल्थ विजडम चैनल में। चलिए आज का माहौल बनाते हैं। देखिए, ओनिंग अ हाउस का मालिक होना एक प्राइड और सेटिस्फैक्शन का पॉइंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी साथ में लेकर आता है, क्योंकि हम जो भी होम बाय करते हैं वहाँ पे होम लोन का एस्पेक्ट होता ही होता है। हम किसी न किसी बैंक से लोन लेते ही हैं। तो पहला फेज आता है अप्लाइंग अ होम लोन। होम लोन आज के टाइम पे हर कोई अप्लाई करता है जो भी होम बाय करना चाह रहा होता है। इवन बैंक में 90% होम लोन की फाइल्स आती हैं जिसके थ्रू वर्किंग करते हैं, और आरबीआई के थ्रू भी सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे होम लोन दिया जाता है। लेकिन स्टिल रेपो रेट्स बढ़ाकर अगर आज हम देखें तो वो भी बहुत अच्छा 1% इंटरेस्ट रेट हो जाता है, जो हमें हैवी बर्डन क्रिएट करता है। तो फेज़ 1 है जिसमें हमें ध्यान रखना है कि अप्लाइंग फॉर होम लोन के टाइम पर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। कि सबसे पहले आप अपना डाउन पेमेंट का जो अमाउंट है वो जितना ज़्यादा रखोगे उतना बेहतर है। दूसरा, कोई भी प्रोसेसिंग फीस आप दे रहे हो तो उसे ध्यान से देखो कि किस टाइप पे स्टैंपिंग के चार्जेस लग रहे हैं, फ्रैंकिंग के चार्जेस लग रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग फीस लग रही है। इनफैक्ट बीच में जो एजेंट है या जिनके भी थ्रू पे आपने होम लोन अपना अप्रूवल के लिए डाला है या अप्लाई करवा रहे हो, वो क्या चार्जेस लेंगे, उनको बहुत बारीकी से देखो। साथ में ये भी देखो कि उस पर जीएसटी का जो चार्जेस हैं वो अपने पॉकेट को अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अप्लाइंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी यहीं सेट होता है। आपके सैंक्शन लेटर पे कितना अमाउंट आ रहा है, क्या टेन्योर है, वो सारी चीज़ें यहीं जज होती हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके उतने डाउन पेमेंट में आप वर्किंग करें और होम लोन के पार्ट में जो बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है उससे आगे बढ़ें। दूसरा जो फेज़ आता है वहाँ आता है कि 20% आपने टेन्योर अपने लोन का कंप्लीट कर लिया है। आप कभी भी रीपेमेंट शेड्यूल देखना अपने होम लोन का, आप देखोगे जो इनिशियल ईयर्स हैं वहाँ पे इंटरेस्ट का पार्ट ना ज़्यादा होता है। जैसे ₹1,00,000 की अगर आपकी ईएमआई है तो 75,000 के आसपास का उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट होता है और 25,000 के आसपास का अमाउंट उसमें प्रिंसिपल का होता है। तो ये एक देखने वाली बात है। जब स्टार्टिंग का 20% आपका टेन्योर खत्म हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 20 ईयर्स का आपका टेन्योर था तो 4 ईयर्स खत्म हो गए, तो आपने इनिशियली आपने देखा होगा कि काफ़ी सारा इंटरेस्ट ही पेमेंट किया है। यहाँ पे कुछ पेमेंट आप अपना स्प्लिट करके कुछ पार्शियल पेमेंट आप डाल सकते हो, ताकि आने वाले टाइम का जो ब्याज है वो कम हो सके। साथ ही में यहाँ पे आप ये भी देखें कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है अगर वो ज़्यादा है तो आप अपने बैंक के पास में जाकर ये देख सकते हैं कि क्या कन्वर्जन की कोई पॉलिसी है। जैसे मान लीजिए 7.5% पर चल रहा है या 8.5% पर चल रहा है। अभी रिसेंट की बात है, मेरा होम लोन चल रहा है HDFC बैंक से और अभी वो 9.25 के आसपास का रेट मेरा इंटरेस्ट रेट चल रहा था, 9.25। और वहीं पे मैं जब HDFC के पास में गया कि भैया दुनिया का 8.5% पर चल रहा है, आपने मेरे पे 9.25% क्यों चार्ज कर रहे हो, तो वहाँ पे कन्वर्जन 1180 रुपये कुछ फीस लगती है। उस फीस के साथ में वो कन्वर्ट कर देते हैं और वापस आपकी इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है। तो ये बार बार हमें ही देखना पड़ता है, बैंक हमें आकर नहीं बताएगा कि भैया आपकी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये कन्वर्जन जो पॉलिसी है कुछ बैंक्स की क्वार्टरली बेसिस पर चलती है। हर 3-3 महीने में ये अपने इंटरेस्ट रेट्स को बदलते हैं। तो आप अपने बैंक्स में रेगुलर चेक करें कि जहाँ से भी आपने होम लोन लिया है वहाँ पे कोई कन्वर्जन पॉलिसी है जिसके थ्रू अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर चल रहा है तो वहाँ कुछ चार्जेस पे करके आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं। और फिर भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरे बैंक को अप्रोच करें, अपने लोन को बीटी करवाएं। वहाँ पे अगर दूसरी जगह कोई बैंक आपको ठीक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर काम दे रहा है तो यहाँ पे आपको देखना ज़रूरी है कि फेज़ 2 के अंदर जहाँ पे आपका 20% टेन्योर खत्म हुआ है, तो यहाँ पे ये चेकलिस्ट आप बना लो कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी रेगुलर बेसिस पर कन्वर्जन हो भी रहा है तो कैसे हो रहा है, और अगर मैं दूसरे बैंक में इसको शिफ्ट करता हूं तो क्या तो उसकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी, क्या स्टैंपिंग और फ्रैंकिंग के चार्जेस लगेंगे, और इसी के साथ में मेरा इंटरेस्ट रेट में क्या बेनिफिट मिलने वाला है। और ये कैलकुलेशन हमें आनी ज़रूरी है कि कंपेयर हम कर सकें कि क्या क्या इंटरेस्ट रेट्स हमारे दूसरे बैंक्स में
इसमें लग रहे हैं, क्या क्या फ़ायदे मुझे मिल रहे हैं, कितनी मेरी प्रोसेसिंग फ़ीस या फ्रैंकिंग या स्टैंपिंग के चार्जेस लगेंगे अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो। और इसी बैंक में, जो भी बैंक में आपका होम लोन चल रहा है, वो पर्टिकुलर बैंक ही अगर आपको कन्वर्जन का ऑप्शन दे रहा है तो वहाँ पे आपके चार्जेस क्या लग रहे हैं, इन सब के बारे में आपको कंपेयर करना बिल्कुल आना चाहिए। और थर्ड फेज़ है जहाँ पे आपने 50% अपने लोन का टेन्योर कंप्लीट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स का अगर आपने लोन का टेन्योर लिया हुआ है और 10 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिए, तो यहाँ वो टाइम है जहाँ पे आपको रीपेमेंट शेड्यूल वापस से चेक करना चाहिए। आप गौर करोगे, जब आप रीपेमेंट अपना शेड्यूल देखोगे, जो भी लोन का शेड्यूल होता है आपकी EMIs का, उस रीपेमेंट शेड्यूल में आप देखोगे कि इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो 30-40% के आसपास का रह जाएगा और 60 से 70% तक का प्रिंसिपल अमाउंट स्टैंड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे कि पहले हमने देखा था फेज़ 2 के अंदर 60 से 70% के आसपास का इंटरेस्ट का कंपोनेंट था और बाकी का प्रिंसिपल अमाउंट था, लेकिन यहीं पे जहाँ पे आप फेज़ 3 में आ जाओगे, जहाँ 50% आपने टेन्योर खत्म कर दिया है, वहाँ आप देखोगे कि 60 से 70% के आसपास का सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट रह गया है और 30 to 40% के आसपास का इंटरेस्ट आप दे रहे हो। यहाँ वो टाइम है जहाँ पे आप कुछ पार्शियल अमाउंट आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप अदर इन्वेस्टिंग के अपॉर्चुनिटीज़ देखना स्टार्ट करो कि मैं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकूँ, क्योंकि हमने ब्याज जब शुरुआत में ही ज़्यादा दे दिया तो उस पैसे का एक्चुअल फ्रूट तो अब निकल रहा है, अब यूज़ कर पा रहे हैं एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट, जहाँ पे हम ब्याज पूरा अमाउंट का दे चुके हैं, काफ़ी अमाउंट का लोन का ब्याज हम दे चुके हैं, अब तो थोड़ा सा ही ब्याज रह गया है, प्रिंसिपली तो चुकाना है। तो वहीं पे आपके पास में अगर कुछ सरप्लस सेविंग्स हैं, कुछ सरप्लस बोनस है, तो आप उसे कहीं और इन्वेस्ट करने का प्लान करो। और फोर्थ फेज वो होता है जहाँ पे 80% ऑफ द टेन्योर हैज़ बीन कंप्लीटेड। क्या मतलब हुआ इसका? 20 ईयर्स की लोन में आपने 16 ईयर्स कंप्लीट कर लिए, EMIs टाइमली पे कर रहे हो आप। अब ये वो स्टेज आ जाती है जहाँ पे जो इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो मुश्किल से 10% के आसपास का रह जाता है और 90% के आसपास का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का अमाउंट रहता है, आपकी EMI में कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ। तो आप समझो, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप गलती से भी ये मत सोचो कि मैं जाके लोन फोरक्लोज करा देता हूँ या कुछ पार्शियल पेमेंट डाल देता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इसी पैसे का ब्याज हमने लंबे टाइम तक दिया है, यानी 16 ईयर्स या जो भी आपका टेन्योर है, जहाँ पे 80% का स्लैब आ रहा है। ये वो टाइम है जहाँ पे हमने सारे पैसे का ब्याज दे चुके हैं। अब ये जो पैसा बचा है ये हमें एक्चुअल फ्रूट दे रहा है। यहाँ पे आप कभी भी पार्शियल या पर्टिकुलर फोरक्लोजर करने के लिए ना जाएं, क्योंकि आपको कई बार ये दिमाग में आएगा कि चलो यार, इस टाइप की ऑब्लिगेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एक लाइबिलिटी लेकर भी क्यों चलें, लेकर चलो ना, दिक्कत कहाँ है। प्रॉपरली अगर फाइनेंशियल प्लान करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर आपका बोनस होगा या पर्टिकुलर सेविंग होगा या फोरक्लोजर का जो अमाउंट होगा जो आप जाके सेट ऑफ करना चाहते हो, उस अमाउंट को आप करो कहीं और इन्वेस्ट। जब आप दूसरे मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, वहाँ से रिटर्न आने शुरू होंगे। इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे तो आप पहले ही काफ़ी सारा ब्याज दे चुके हो और प्रिंसिपल ही बच रहा है, तो क्यों हम खामखा जाके अपना पैसा खराब करें। तो 80% जब आपका टेन्योर खत्म हो जाए, यानी फेज़ 4, वहाँ पे आपके पास में जो भी अमाउंट हो उसे कहीं और इन्वेस्ट करने का प्लान करो, कहीं और अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो वैसे भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियोज आ गए हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक आ रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा कितना मिलने वाला है, ROI लगभग मुझे कितना मिलने वाला है, यहाँ पैसा लगाऊं या वहाँ पैसा लगाऊं, अगर कहीं पर भी आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप कभी भी, मेरा मेल ID कहीं ना कहीं नजर आ ही रहा होगा, आप कभी भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बीइंग चार्टर्ड आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी, सारा सॉर्ट कर देंगे, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। इन सब 4 फेसेस का कंक्लूजन क्या कहता है कि फेज 1 जहां अप्लाई कर रहे हो आप, प्रोसेसिंग फीस वगैरह आप देख लो। फेज 2 20% के टेन्योर पे कुछ पार्शियल पेमेंट्स शुरू कर दो। फेज 3 जहाँ पे 50% का आपका टेन्योर कंप्लीट हो गया, वहाँ भी पार्शियल और कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप अदर इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दीजिए, ये भी एक देखने वाली बात है। और फेज 4 जहाँ पे 80% का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, तो ओवरऑल आपको कंक्लूजन दिख रहा होगा 80% के टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट्स कहीं और कर देने चाहिए, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर देनी चाहिए दूसरी जगह, बजाय इसको फोरक्लोज करने के। तो आज का जो हमारा माहौल है वो आपको कैसा लगा, मुझे सोच के ज़रूर बताइएगा, मुझे समझ के ज़रूर बताइएगा कि व्हेन एंड हाउ, हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि कब और कैसे यहाँ पे होम लोन का बर्डन हम कम कर सकते हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है, आपने इस बारे में क्या सोचा है, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है CA अभिषेक, आप ट्यून इन थे द वेल्थ विजडम चैनल में। आपके वक्त और फीडबैक के लिए शुक्रिया।